बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ढोल की थाप पर बजते घुंघरू, गाने की धुनों पर लहराते हाथ और लचकती बढ़हना कमर। आधे घूंघट में नाचने वाली ने अपने शहर में देखने वालों को जकड़ सा लिया था। हाथों में पकड़े कांच के गिलासों में शराब पीने का होश किसे, इस महफिल में किसी को ना था। सबकी नजरें सामने नाचती हसीना पर थीं। वो होश रुबा थी, दिल को मोह लेने वाले अंदाज लिए देखने वालों को एक ही महफिल में अपना गर्विदा करने का हुनर जानती थी। मर्द उसका चुस्त लिबास, उसके लंबे बाल, गोरा रंग देखकर होश से बेगाने हुए जा रहे थे। अचानक ही उस लड़की को न जाने क्या हुआ कि वो ढोल की थाप पर बेखुद सी हो चुकी थी। उसके पांव तेजी से जमीन पर दमाल डालने लगे थे। देखने वाले उसे यूं खुद से बेगाना होकर नाचता देखकर मतहैयर से हुए थे और ढोल वाला खुद भी परेशान हुआ था कि वो नाचने वाली अचानक से खुद से बेगाना होकर क्यों नाचने लगी है। वो लड़की अब अपने आप में ना थी, वो बेखुद सी नाचे जा रही थी। सबकी नज़रें उसी पर थीं कि उसके दमाल पर वहाँ मौजूद सब लोगों की धड़कनें बेक वक्त एक ही रफ्तार से चल रही थी कि अचानक से उस माहे जबी के घुंघरू टूटकर पूरे सहन में बिखर गए थे। वो खुद भी शायद थक चुकी थी, इसलिए ज़मीन बोस हो गई। तालियों की गूंज थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों की नज़र में उस लड़की के लिए सताइश थी और लबों पर उसकी तारीफ। कोई उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था तो कोई उसके रक्स के। आज की महफिल में नीलोफर जीत चुकी थी। उस हसीना का नाम नीलोफर था। मैं उस महफिल का मेहमान ख़ास था। ये महफिल मेरी आमद की खुशी में ही मुनक्कद की गई थी। मैं कल ही अमेरिका से वापस लौटा था। मेरे दोस्तों ने महफिल जमाने के लिए मेरे लिए ही सजाई थी। हालांकि मैं दिल फेंक हरगिज़ नहीं था। हाँ, अयाश ज़रूर था। अमेरिका जैसे आज़ाद माहौल में रहकर वहाँ की हर किस्म की रंगीनियाँ देखकर भी कभी दिल के तार नहीं बजे थे। हाँ, वैसे मैं हर किस्म की अय्याशी का आदी था। इस वजह से मेरे पास बेपनाह दौलत भी थी, इतनी कि अगर मैं दोनों हाथों से भी लुटाता तो ख़त्म ना होती। जो लड़की मुझे अच्छी लगती, मुझे भा जाती, उसे अपने कमरे की जीनत बना लेता। जितनी पुरकशिश और हंसी मुझे वो पहली बार देखने में लगती, एक रात के बाद ही मेरी दिलकशी हसीन से हसीन लड़की पर जैसे ख़त्म सी हो जाती थी। मुझे कभी भी कोई लड़की एक रात से ज़्यादा मुतासिर नहीं करती थी। मैं जिन अय्याशियों का आदी हो चुका था, औरत की मेरे नज़दीक कोई ख़ास वक़्त नहीं थी। मेरे लिए वो सिर्फ़ एक बिकाऊ माल थी। लेकिन उस लड़की के रक्स ने तो मुझे जैसे एक ही महफिल में अपना गर्वेदा बना दिया था। मेरा दिल उसके आधे छुपे चेहरे को देखने का बड़ी शिद्दत से मुतमन्नी था। लेकिन सुना था कि वो चेहरा किसी को नहीं दिखाती, ना ही किसी के साथ रात गुजारती थी। एक महफिल में ही वो लाखों कमा लेती थी। वो हसीन थी, तवाइफ भी थी, रक्स करती थी, लेकिन जिस्म फरोश ना थी। मेरे लिए ये बात नाकाबिले यकीन सी थी और दिलचस्पी का बायस भी। जिस लड़की का नखरा ज़्यादा होता था उसे मैं उसकी मुंह मांगी कीमत देखकर अपने सामने झुकाकर बड़ा सुकून महसूस करता था। पहले तो मैं ये समझा कि वो लड़की तवाइफों की तरह महफिलों को रंगीन करती है, नाचती गाती है, अपना दो आतिशी हुस्न आधा छुपाकर अपनी तलब और मर्दों के जज्बात बढ़ाती है ताकि अपनी कीमत ज़्यादा वसूल कर सके। लेकिन जब मुझे अपने दोस्त से ये मालूम हुआ कि वो किसी के साथ भी रात नहीं गुजारती तो मुझे हैरत का झटका सा लगा था। ये कैसे मुमकिन था कि वो मर्दों को यूं बेचैन करके चली जाए। ज़रूर उस लड़की की कीमत बहुत ज़्यादा होगी जो ज़्यादातर मर्द बढ़ नहीं सकते होंगे। मुझ जैसे मर्द जो ब्लैंक चेक उस लड़की के मुंह पर मारते होंगे तो कैसे मुमकिन है कि उनके साथ रात ना गुजारे। मैंने अपने दोस्त से कहा, अपनी कीमत बढ़ाना चाहती होगी, लोगों के जज्बात को भड़काने के बाद कैसे मुमकिन है कि वो अपनी दुगनी तुगनी कीमत ना वसूल करे। मेरे लिए कुछ भी तो नामुमकिन ना था। मैं बड़ी नखवत बड़े अंदाज से मुस्कुराया था, हाथ में पकड़ा शराब का गिलास खाली किया। मैंने कहा, उसकी मालिकन कौन है या ये अपने मामलात खुद तय करती है? मेरी बात पर मेरा दोस्त मेरे इरादे को जानकर बोला, है तो खुद मुख्तार, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है मलिक यार। बड़े बड़े रईस और नवाब इसके दर से खाली लौट गए हैं। तुम इसके सामने चीज़ ही क्या हो। मुझे अपने दोस्त की बात पर अपनी अना पर गहरी चोट की मानिंद लगी थी। मैंने सोचा ये मुझे समझता क्या है। मैं कंगाल हूँ, मेरे पास रुपए पैसे की कमी है। अब तो वाइफ ज़ादी मेरी ज़िद बन गई थी।
मैं सोच चुका था कि उसकी मुंह मांगी कीमत उसे देकर अपने साथ साथ अपने दोस्त के हवाले भी करके उसे ये बताऊंगा कि मलक यावर जो चाहे कर सकता है। अब तो मेरे अंदर बेचैनी सी बढ़ने लगी थी। पूरी रात मैं सो नहीं पाया था। आंखें बंद करता तो उस लड़की का रक्स मेरे होश उड़ाने लगता। उसके सफ़ेद हाथ, सडोल जिस्म और आधा छुपा चेहरा मेरे अंदर आग सी लगा गया था। जी चाहा उसे अपनी दस्तरस में लेकर उसका नकाब उलट दूं, और ये एहसास मेरे अंदर शिद्दत लेने लगा था। मेरी बेचैनी का ये आलम था कि सुबह होते ही मैंने अपने दोस्त से उस लड़की का पता पूछा और उसके घर पहुंच गया। मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि उसका घर बहुत बड़ा ना था, मुनासिब सा था। मैं तो उसको देखने के इश्तियाक में यहाँ पहुंचा था कि मुलाकात का शरफ देने के बहाने वो बिना हिजाब के मेरे सामने आ जाएगी, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। वो नकाब पहने मेरे सामने आकर बड़े एतमाद से बैठ गई थी। मैंने आज तक लड़कियों से बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बात की थी, सौदेबाजी भी बहुत दफ़ा की थी, लेकिन पहली बार उस लड़की के सामने बैठे हुए मैं लफ्ज़ों को तरतीब नहीं दे पा रहा था कि बात शुरू कैसे करूं। जब उसने खुद ही बात का आगाज़ किया था, बड़ा स्पार्ट सा लहजा था। कहने लगी, फरमाइए कैसे आना हुआ मिस्टर। आवाज़ थी या कोई जलतरंग लहजा। धीमापन मेरे अंदर उद्यम सा मचा गया था। उसका हर अंदाज दिल रुबा था। मैंने कहा, आपसे रक्स करवाना है, पैसे जो आप चाहे मैं चेक पर लिख देता हूँ, लेकिन महफिल रात भर की होगी। मैं कहने तो कुछ छोड़ गया था, लेकिन उसे सामने देख न जाने क्यों गड़बड़ा सा गया था। अगर मैंने रात गुजारने का कहा तो कहीं वो मुझे इनकार ही ना कर दे, और मैं इनकार सुनना ही नहीं चाहता था। पहली दफ़ा किसी लड़की से बात करते हुए मैं इतना नर्वस हुआ था। मुझे खुद पर हैरत हो रही थी। वो कहने लगी, आगे 4 दिन तक उसके पास वक्त नहीं है, 5वें दिन ही वो मेरे घर आ सकती है। मुझे कहाँ इतना सब्र था। मैंने कहा, नहीं, आप मुझसे जितने चाहे पैसे ले लें, लेकिन कल आप मेरे ही घर आएंगे। आप अपनी सारी डील वापस कर दें, उनका हर जाना मैं बढ़ने को तैयार हूँ। मैंने ये बात इसलिए भी कही ताकि उस पर अपने दौलतमंद होने का रौब जता सकूं, ये बता सकूं कि मैं कितना अमीर हूँ, क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो मुझसे ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई थी। कहने लगी कि मैं ज़ुबान से कभी नहीं फिरती, इसलिए अपने पैसे आप अपनी जेब में रखें। मैं 5वें दिन ही आपके घर आ सकती हूँ, और एक महफ़िल के 2 लाख लूँगी। बाकी उस महफ़िल में लुटाए जाने वाले पैसे पर मेरे ढोल और हारमोनियम वालों का हक होता है। मैंने गहरी सांस ली। मेरी मजबूरी थी कि मुझे उसकी बात माननी पड़ रही थी, क्योंकि वो वाकई बिकाऊ नहीं थी। मैंने उसे 2 की बजाय 10 लाख का चेक दिया था, लेकिन उसकी आंखों में 10 लाख की रकम देखकर लालच की चमक ना थी। उसने वो चेक मुझे वापस कर दिया। मैं अब तक उस लड़की को समझ नहीं पा रहा था वो क्या थी। उसने मुझसे 2 लाख से ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे। मैंने कहा, मेरे घर महफिल में गाने और ढोल वाले मेरे अपने होंगे, और उसे लेने भी मेरा ड्राइवर ही आएगा। अगले रोज़ मैं एक मज़ार पर गया तो एक वही लड़की बुर्का नकाब पहने वहाँ गरीबों में राशन और कपड़े तकसीम कर रही थी। उसके साथ उसके वही ढोल और हारमोनियम वाले थे, इसलिए मुझे उस लड़की को पहचानने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई थी। वो लोगों में जिस तरह राशन और कपड़े तकसीम कर रही थी, लगता था महफिल में कमाया लाखों रुपया वो यहीं बांट चुकी है। मेरी दिलचस्पी उस लड़की में और बढ़ चुकी थी। ये 4 दिन मैंने लम्हा लम्हा उसका इंतज़ार करके गुजारा था। 5वें दिन मैंने अपने बंगले का एक बड़ा कमरा फूलों से सजाया था। मेरा दिल उसकी आमद की खुशी में झूम रहा था। आज तो मैं पूरा इरादा किए हुए था कि उस हसीना का निकाब उलट दूंगा। बड़ी बेताबी से मैंने ये इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म की थी। उसे लेने के लिए मैंने ड्राइवर भेज दिया था। खुद भी बहुत दिल से तैयार हुआ था। मेरे दिल की बेख्तियारियाँ आज अरूज पर थीं। मैं अपनी कैफियत को समझ नहीं पा रहा था। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा था कि मैं किसी लड़की की संगत के लिए इस कदर बेचैन था। वो लड़की मेरे घर पहुंची। नीले रंग की खूबसूरत मैक्सी में थी, वही आधा घूंघट निकाले हुए। मेरा घर बिल्कुल खाली देकर पूछने लगी कि लोग कहाँ हैं। मैंने उस कमरे की तरफ इशारा किया जो उसके लिए ख़ास तौर पर सजाया था। मैंने सोच लिया था कि आज अपनी मनमानी करूँगा, बाद में इस लड़की को सोने चांदी से बढ़कर इसका मुंह बंद करवा दूंगा। ऐसा भी इसमें क्या था जो इतनी नखरे दिखा रही थी, इसलिए उसे पंसाने की मैं सारी तैयारी कर चुका था। वो एक नाजुक सी लड़की थी, मेरा मुकाबला करना उसके बस की बात ना थी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैं भी उसके साथ कमरे में चला गया। वो फूलों से सजा हुआ खाली कमरा देखकर जब तक पीछे की जानी पलटी थी,
मैं भी कमरे में दाखिल होकर कमरा बंद करके चाबी से लॉक करके चाबी अपनी जेब में रख चुका था। अब वो मुकम्मल मेरी दस्तरस में थी। मेरी आंखों में बहावस चमकी थी। मेरी जीत के नशे ने मुझे और भी बेखुद सा कर दिया था। मैंने एक भरपूर नज़र उस लड़की पर डाली थी। दिल ने बेईमानी पर उकसाया था। मेरा दिल उसके चेहरे को देखने के लिए बेताब था। मेरे जज्बात उसकी कुर्बत के मुतमन्नी थे। मेरी उस हरकत पर वो लड़की कुछ घबरा सी गई थी। कहने लगी, ये क्या बदतमीज़ी है। मैं आपसे कह चुकी थी कि मैं महफिल में नाच गाना करती हूँ, किसी एक रईसज़ादे का जी बहलाने कभी नहीं गई। फिर आप, उसने अभी इतना कहा था। मेरे बेतकल्लुफ़ी से उसकी जानिब बढ़ते कदमों ने उसकी बोलती बंद कर दी। वो मेरे करीब से पीछे हटने लगी। कहने लगी, आप मुझे यहाँ से जाने दें। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं जिस्म फरोशी का काम नहीं करती। उसकी बदवासी उसकी आवाज़ की लर्जिश से साफ जाहिर हो रही थी। मैं खबासत से मुस्कुराया था। मैंने कहा, जो चीज़ यावर मलिक को पसंद आ जाए उसे वो हासिल किए बिना छोड़ता नहीं। नीलोफर, मैं तुम्हें तुम्हारी कीमत मुंह मांगी दूंगा, लेकिन मैं बिना तुमसे दिल बहलाए तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इस कमरे का दरवाज़ा अब तब खुलेगा जब मैं चाहूँगा, और मेरी चाहत उस वक्त तक हो। मैं जानता था कि मेरी बात उसके होश उड़ा देगी। घूंघट में उसकी रंगत मेरी बात सुनकर फीकी सी पड़ चुकी थी। उसकी बदहवासी, उसका खौफ, अब तो मुझे उसके चेहरे और चेहरे के तासुरात देखने का और भी इश्तियाक बढ़ गया था। मुझसे कई कदम पीछे हट गई थी। मेरा ये हाल था। मेरे दिल की सारी बेताबियाँ मेरी नज़रों में सिमट आई थी। आज मैं उसे बख्शने के मूड में नहीं था। मुझे उसे देखना था, उसका कुर्ब हासिल करना था। मैं बड़ी बेसब्री से उसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसका घूंघट पलटा मेरे होश उड़ गए थे। वो तो एक, मेरी आंखें तो गोया ये देखकर पत्थर की हो गई थी। उसका चेहरा देखते ही मैं एकदम से पीछे हटा था। मेरा जी चाहा अपने बाल नोच लूँ, अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करूँ। मैं कैसा अहमक शख्स था। मुझे खुद पर अफसोस होने के साथ साथ सामने खड़ी उस अजीबो गरीब चीज़ पर भी गुस्सा आने लगा था। वो लड़की नहीं, एक लड़की नुमा ख्वाजा सरा थी। उसका चेहरा लड़कों जैसा था, लेकिन जिल्द लड़कियों की तरह नरम मुलायम सी थी। उसके हाथों की बनावट, उसका सिडोल जिस्म, सब कुछ एक औरत की तरह था। मैं उसे देखकर अपने होश खो बैठा था। मेरा सर चकरा कर रह गया था। मैं उसका चेहरा देखकर यूं था कि अभी रो दूंगा। मेरे गुमान में भी ना था जिस लड़की के पीछे मैं पिछले एक हफ्ते से पागल और दीवाना हुए फिर रहा था। वो तो लड़की नहीं थी, वो चुप थी या चुप था, ये फैसला करना मुश्किल था। न जाने मेरे साथ ज़िंदगी ने कितना घटिया मजाक किया था। मैं खामोशी से बेड पर बैठ गया, अपना चकराता सर अपने हाथों में ले लिया। वो ख्वाजा सराब रो रहा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल लड़कियों जैसी थी। मुझे उसे रोने पर और भी गुस्सा आने लगा। आधे छुपे चेहरे से वो लड़की लगता था, एक हसीन सी दोशीज़ा। मैं उसे तासुब से देखने लगा। मैंने कहा, ए हिजरे, रोना बंद कर, समझे? अच्छा खेल खेला है तुमने हम मर्दों के साथ। खुद को लड़की साबित करके हम मर्दों के जज्बात से खेलते रहे हो। लोगों को धोखा देकर अच्छे पैसे बटोर रहे हो। इसलिए अब ये टसवे बहाना बंद करो। तुम्हारी असलियत तुम्हें अब सबको बता दूंगा। तुम्हारा वो तमाशा बनाऊंगा कि याद करोगे। साला कुसरा कहीं का। मेरे सारे जज्बात उसे देखकर ही ठंडे हो चुके थे। अगर अब कोई जज्बा बचा था तो वो नफ़रत का था, गुस्से का था। लेकिन जब उसने अपनी आप बीती मुझे सुनाई तो मैं दिल गिरफ्तार सा होकर रह गया था। वो ख्वाजा सरा नहीं था, बल्कि पहले एक लड़का हुआ करता था। कैसे वो नौजवान एक कैसे ख्वाजा सरा के हत्थे चढ़ गया था, जो लड़कों को लड़कियां बनाने का फ़न जानता था और अपना तजुर्बा उस लड़के पर भी कर चुका था। मैं उसका जीता जागता सबूत उस लड़की की शक्ल में अपने सामने ना देखता तो कभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। जैसे जैसे मैं उसकी बातें सुन रहा था, मुझे उसकी बातों ने हैरत में डाला था। मैंने कहा, भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई ख्वाजा सरा लड़कों को लड़कियों में तब्दील कर दे? वो कहने लगा, ऐसा ही करता है। फिर उसने मुझे अपनी आप बीती सुनाई। कहने लगा कि वो एक ऐसा नौजवान था जिसका जिस्म पैदाइशी कुछ जनाना किस्म का था। उसकी आवाज़ भी बारीक थी और हाथों पैरों पर बाल ना होने के बराबर थे। कुछ उसकी चाल डाल भी वैसी ही थी। जब उसने होश संभाली थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। स्कूल में भी बच्चे उसे हिजरा हिजरा कहकर पुकारने लगे, उस पर हंसते, उसका मजाक उड़ाते थे। वो नौजवान अपनी अजियत से दो चार रहने लगा था, इसलिए पढ़ाई में भी
वो दिलचस्पी नहीं दे सका। मैट्रिक में पहुंचा तो लड़के उसका हाथ थामे उसके कानों में सरगोशियां करते हुए कहते, सच बताओ कि कहीं तुम लड़की तो नहीं? तुम्हारे हाथ बिल्कुल लड़कियों जैसे हैं, या तुम वही तीसरी मखलूक हो, लेकिन हमसे छुपाते हो। वो नौजवान इस किस्म की बातें सुन सुनकर तंग आ चुका था। उसके घर वाले भी उसका तमस्खुर उड़ाते थे। वो 4 भाई ही थे, बहन कोई नहीं थी। बड़े भाई की शादी हुई तो उसके दूसरे भाई नई नवेली भाभी से उसका तारुफ करवाते हुए कहने लगे, ये नवीद है, लेकिन इसे आप नवीदा भी समझ सकती हैं। ये आपका देवर प्लस नंद है, मतलब 2 in 1। उस बड़े भाई ने हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाना चाहा था, लेकिन उसकी भाभी तो घबरा सी गई थी। कहने लगी, अगर ये हिजरा है तो खुदारा इसको मुझसे दूर ही रखना, मुझे हिजरों से बहुत डर लगता है। सभी हंसने लगे थे। वो दिल गिरफ्तार सा होकर अपने कमरे में चला गया। हर महफिल में जहाँ वो जाता लोग उससे इस किस्म के सवालात करते थे। एक दिन तो उसके दोस्तों ने उसके साथ हद ही कर दी थी। वो उसे दावत का कहकर एक फ्लैट में ले गई। कहने लगे, तुम एक लड़की नुमा लड़के हो, इसलिए अगर तुम चाहो तो हमारा दिल बहलाकर हमसे थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हो। वो लड़का ये सुनकर इश्ताल में आ गया कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। उसके दोस्त कहने लगे कि तुम्हारे पास पैसे कमाने का दूसरा कोई ज़रिया भी नहीं है, तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हारे नाजुक अंदाम और तुम्हारा ये नाजुक सा दिखने वाला वजूद देखकर सब तुम्हें हिजरा ही समझेंगे और तुम माशरे में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जानते हो ना लोग हिजरों के साथ कैसा सलूक करते हैं। हमारी मान लो तुम, तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और हम भी खुश हो जाया करेंगे। उनकी बातें सुनकर वो लड़का वहाँ से निकल गया, लेकिन अपनी बज़ाहरी शक्ल सूरत और हैयत से वो जैसा था उसका कॉलेज जाना ही 2 बार सा हो गया था। लड़के उसे देखते ही होटिंग शुरू कर देते, उसे हिजरा हिजरा कहकर छेड़ने लगते। उसने 11वीं जमात में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर एक जगह नौकरी के लिए गया। वो लेडीज़ कपड़ों की दुकान थी जहाँ सिले हुए कपड़े मिलते थे। उस दुकान का मालिक उस नौजवान को सर से पैर तक बड़े गौर से देखता रहा। उसे लगता था कि वो लड़की है जो खुद को लड़का जाहिर करके पैसे कमाना चाहती है या फिर ख्वाजा सरा है। उस मालिक की नीयत उस पर ख़राब सी होने लगी थी। एक दिन उसे दुकान पर काम के सिलसिले में ज़्यादा देर तक रोक लिया। बाकी के सब सेल्समैन जा चुके थे, बस वही लड़का उस मालिक की दुकान पर रह गया था। वो मालिक जानबूझकर उसे काम पर काम बताए जा रहा था। जब मार्केट काफ़ी हद तक बंद होगी, उस मालिक ने उसे दुकान का शटर अंदर से बंद कर लिया। वो लड़का ये देखकर परेशान सा हो गया था। वो कहने लगा, मैं तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ, तुम या तो ख्वाजा सरा हो या फिर लड़की जो लड़का बनकर काम कर रही हो। उस नौजवान ने बहुत कहा कि वो ख्वाजा सरा नहीं है। उस वक्त वो कम उम्र सा लड़का था, यही कोई 16 साल का, और वो मालिक भरपूर जिसामत का मर्द। उसने उस लड़के को जिनसी हवस का निशाना बनाया और फिर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपनी दुकान से निकाल दिया। अपनी इज्जत की खातिर वो लड़का चुप सा हो गया। उसने किसी को ये नहीं बताया कि उस दुकानदार ने उसके साथ क्या नीच हरकत की है। वो लड़का लोगों की, घर वालों की, हर वक्त की तंजिया और तमस्खराना बातों और लोगों के रवैये और उस दुकान के मालिक की वजह से बहुत दिल बर्दाश्त हो चुका था। इसलिए कि हिजरे के पास चला गया। एक मर्द होते हुए भी उसकी बाज़ारी हैयत देखकर उस माशरे ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो ख़ुद को मर्द से एक हिजरा बनाकर ही ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि उसे कोई भी औरत और लड़की हरगिज़ भी शोहर के तौर पर कबूल ना करती। उस हिजरे ने जब उस लड़की की सारी बातें सुनी, फिर कहने लगा कि ये दुनिया बहुत जालिम है, तो सिर्फ शक्ल सूरत से हिजरा लगता है तो उस माशरे ने तेरे लिए जीना मुश्किल कर दिया, यहाँ तक कि तुम हमारे पास आने के लिए मजबूर हो गए। सोचो, हम तो सच में हिजरे हैं। लोग हमें मुफ्त का माल समझकर इस्तेमाल करते हैं। ये दुनिया हम जैसों को बाइज्जत जीने का इख्तियार ही नहीं देती। चल तू जी छोटा ना कर। इस ख्वाजा सरा ने उस लड़की को नाच गाना सिखाया। उसकी आवाज़ को मज़ीद बारीक निकालने के लिए उसकी प्रैक्टिस करवाई। जब वो लड़का मेकअप करके तैयार होता तो लड़कियों को मात देने लगता, लेकिन उसके चेहरे का ऊपरी हिस्सा मर्दों के मुशाबा था। जब वो नाचता तो लोग उसे नाच गाने को पसंद करते। एक दिन उस ख्वाजा सरा ने उसे कुछ ऐसे इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए कि जिससे उसका वजूद औरत की तरह से दिखने लगे। उसके सर के बाल लंबे होने लगे, वजूद भी बढ़ने लगा। चंद माह में वो शख्स औरत जैसा लगने लगा था, क्योंकि उसे ऐसे इंजेक्शन लगाए गए थे जिससे उसके हार्मोन औरतों के जरासीम उसके अंदर बढ़ने लगे थे। इसलिए उसकी हैयत अब वैसी मुकम्मल तौर पर होने लगी थी। 1 साल में वो लड़की लगने लगा था। उसके चलने का, उठने बैठने का अंदाज भी वैसा ही हो चुका था। उस ख्वाजा सरा ने ऐसे बहुत से लड़कों को लड़कियां बनाया था जो लड़के रोज़गार के हाथों मजबूर थे
और दुनिया उन्हें इज्जत से जीने नहीं देती थी, ख्वाजा सरा उन्हें ऐसा ही बना देता था। वो फिर ख्वाजा सरा बनकर नाच गाकर पैसे कमा लेते थे, क्योंकि वो ख्वाजा सरा औरतों की तरह दिखते थे, उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी। अब वो बड़ा ख्वाजा सरा मर चुका था। उस लड़के ने नाच गाना सीख लिया था, इसलिए खुद कमा सकता था। मसला अब ये था कि उसके चेहरे का ऊपरी हिस्सा मर्दाना सा था। जब वो घूंघट निकाल कर अपना चेहरा छुपा लेता तो लोग उसे औरत समझने लगते। इस तरह से उसके लिए पैसे कमाना और भी आसान हो गया था, इसलिए वो अब ऐसे ही करता था। ज़िंदगी और माशरे ने उसकी अपनी असल शख्सियत के साथ उसे हमेशा अताब और मजाक का निशाना बनाया था। उसे औरत समझा था या फिर हिजरा, इसलिए उसने औरत का रूप ही धार लिया था। जब नाचता तो अपनी जनाना अदाओं का जादू मर्दों पर कर देता। उसकी बढ़ना कमर, गोरा रंग, उसका रक्स और उसका आधा छुपा चेहरा मर्दों को उसका दीवाना बना देता था। वो लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसे लड़की समझकर उसकी तारीफ़ करने लगे थे, उस पर मरने मिटने को तैयार थे, उसकी एक झलक देखने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे। लेकिन ये सब उस वक्त तक कायम जब तक उसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। राज फाश होते ही लोग शायद उसका रक्स देखना छोड़ देते, उस पर पानी की तरह पैसा बहाना भी छोड़ देते। वो मुझसे कहने लगा मैं उसका ये राज ही रहने दूं। मैंने उसे कहा कि वो ये काम छोड़ दे, मैं उसे नौकरी उसकी असल पहचान से दूंगा, उसके हार्मोन्स का इलाज करवाकर उसे उसकी असल के साथ दुनिया से मुतारिफ करवाऊंगा। मैंने उस लड़के से कहा उसे दिल बर्दाश्ता होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी और ना ही खुद को कमज़ोर समझकर उस मुआशरे के हवाले करना चाहिए था। लोगों की बातों पर कान धरने की बजाय वो अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाने की कोशिश करता। एक ख्वाजा सरा के पास जाने की बजाय अपनी जंग खुद लड़ना सीखता, तो आज वो अपनी नसीब का पैसा जायज़ और अपनी असल पहचान से कमा रहा होता। दोस्तों, ऐसे ही सच्चे वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।